देखो पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे, फोटोकेमिकल रिएक्शन यही पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले मैंने कल कुछ याद करने के लिए बोला था, याद है आपको? क्या बोला था बताओ? रिएक्टिविटी सीरीज, इसको कहते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को समझेंगे, और कॉपी में लिखेंगे भी हम लोग इसी को, क्रियाशीलता श्रेणी। ध्यान से पहले सुन लो, फिर मैं समय दूंगा, आप लिख लेना, या जब बोलूंगा तो लिखना। ध्यान सुनो। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं और एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। सुनो ध्यान से। अभिक्रिया, क्या लिखा मैंने? क्रियाशीलता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कह सकते हो। तो ये क्या बताता है, इसके अंदर क्या होता है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि इसको क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, नाम क्या है इसका। दूसरी चीज पे आते हैं कि इसमें जो भी दिख रहे हैं सब मेटल्स हैं, सब के सब धातु हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़ के। किसको छोड़ के? यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं कवर कर देता हूँ, घेर देता हूँ। ध्यान से देख लो, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये सब जो है ना, सबके सब मेटल हैं। हाइड्रोजन क्यों है ये भी आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बाकी सब क्या है? मेटल है। तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि क्रियाशीलता श्रेणी किसकी है, धातुओं की कि अधातुओं की? तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है, अधातुओं की नहीं है। ये धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है, और इसमें एक हाइड्रोजन अधातु है, इसके अलावा सब के सब क्या है? धातु है, मेटल है। क्लियर? अब आते हैं इसको क्यों ऐसे अरेंज किया गया है। हमको मन किया कि हम एल्युमिनियम को ऊपर रखते, तो एल्युमिनियम ऊपर क्यों नहीं है? हमारा मन कर रहा है कि हमको तो पोटेशियम बहुत अच्छा लग रहा है, तो किसी को लग रहा है पोटेशियम तो उसका तो ठीक है, लेकिन किसी को लग रहा है ना पोटेशियम खराब है, हम इसको सबसे नीचे भेजना चाहते हैं। तो ये हमारे और आपकी मर्जी से नहीं होगा, और हमने और आपने इसको नहीं बनाया, और हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कैसे होता है कि एक रेस में आप 40 लोग को दौड़ा दिए, तो उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। जैसे आपका यहाँ टेस्ट भी होता है, तो होता है ना कि कोई, किसी का मार्क्स कम है, किसी का मार्क्स ज़्यादा है। ऐसे भी हो सकता है कि दो लोग का मार्क्स सेम आ जाए, होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही जो मेटल्स होते हैं ना, वैसे ही जो धातु होते हैं, जब वो किसी से रिएक्शन करने जाते हैं, अभिक्रिया करने जाते हैं, तो कोई बहुत जल्दी करता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, कोई कहता है कि नहीं भाई हम रिएक्शन तो करेंगे लेकिन हमको थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा चीज चाहिए। आई बात समझ में? मतलब हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए, कुछ अलग कंडीशन में रिएक्शन करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है कि ये सब मेटल्स जो होते हैं, इनको इस तरह से अरेंज करने का, इस ऑर्डर में रखने का रीजन ये है कि जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है वो बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी वो किसी से रिएक्ट कर जाता है, यानी इसकी क्रियाशीलता जो है वो सबसे ज्यादा है। जितना यहाँ पे लिखा गया है उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है? पोटेशियम की है। इसलिए जो है सो कि उसको ऊपर रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, कैसे समझेंगे? मान लो हमने यहाँ बर्तन में पानी ले लिया, क्या लिया, और देखते जाते हैं। पानी के अंदर प्लेटिनम डाल दो, रिएक्शन नहीं होगा। गोल्ड यानी सोना डाल दो, सोना का कोई भी आभूषण हो, कोई गहना हो, आप पानी के अंदर डाल दीजिए, क्या रिएक्शन शुरू हो जाता है? नहीं होता है। आप सिल्वर चांदी का डाल दो, नहीं होता है। मरकरी डाल दो, इन सब का, कॉपर का कोई बर्तन या कॉपर डाल दो, हाइड्रोजन तो गैस है, लीड, टीन, ये सब आयरन पे आते हैं सीधे। आप आयरन भी इवन ला के डाल दोगे, देखो इतना ऊपर आप आ गए, लेकिन इस पानी के अंदर जैसे आयरन डालोगे तुरंत रिएक्शन शुरू नहीं होगा। आपको अगर सर पानी में डालने पर उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, मुरझा लगता है, रिएक्शन नहीं हुआ है, और केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है? तो जैसे जैसे वो पहले रिएक्शन क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, अब रिएक्शन यहाँ पे आते आते क्या हो रहा है, हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो आयरन की क्रियाशीलता है, आयरन की जो रिएक्टिविटी है, किसी से जुड़ने का, किसी से रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है, आदत है, क्या है, इससे ज्यादा है कि कम है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, इन सबसे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो ऊपर में है ना, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। आई बात समझ में? वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं,
जो ऐसा हुआ कि आपसे बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल ही अनजान है, लेकिन पहली बार आप मिले हो, आपको लगेगा ही नहीं कि पहली बार आदमी मिला है, एकदम तुरंत जैसे कि ठेहुनावर हो जाएगा। ठेहुनावर समझते हैं? हाँ, वो ऐसे बतियाने लगेगा आपसे, पूरा एकदम इतना बोलने लगेगा जैसे लगेगा कि आपको बहुत पहले से जानता है वो। इसको बोलते हैं ठेहुनावर हो जाना। तो इसका क्या मतलब है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एक बार समझ में? अब कुछ है कि मतलब आपका दोस्त भी है, आप उसको 10 साल से जानते भी हैं, लेकिन जहां देखिएगा चुपचाप बैठा रहेगा, एक बार बहुत कम बोलेगा वो। तो वो अलग बात है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये सब है, अब इससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, जिंक की। फिर एल्युमिनियम उससे ज्यादा, मैग्नीशियम उससे ज्यादा, करते करते जरा सोडियम पे पहुंचो और याद करो सोडियम कितना रिएक्टिव था। तो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। आई बात समझ में? तो आप ये जानते भी हो कि सोडियम में, जैसे हम लोग इसमें डाले थे, आपने देखा था वो वीडियो, क्या लग गया था, आग लग गया। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है। इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमको क्या पता चलता है कि अगर दो धातु हमको दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि जिंक और आयरन में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, कौन जल्दी अभिक्रियाशील है, तो जिंक, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बना, इसका कहानी खुलेगा 12th क्लास में, बहुत अच्छे से खुलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको याद करोगे तो बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो, बहुत सारे, आप जैसे हो कि मतलब क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट, जब रिएक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग तो वहां पे ऑटोमेटिकली देखोगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये पता चल जाएगा पहले से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां हेल्प हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये हमको सीरीज अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैंने बनाया था। जैसे पोटेशियम के लिए मैंने बोला था पोसो क्या है, याद है? ये सब के लिए क्या बोला था, याद करो। पोसो कैमे एजिलोटी, याद आया? भूल गए आप लोग? यहाँ पे कोबाल्ट निकल के लिए नहीं था, टी ले हा तापा चासो प्लेटिनम था ना ये सब के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लाइन याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। और इसी से आपको ये करना क्या है कि 4-5 बार लिखना शुरू करना। आप करना क्या, जिसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना घर पे। जैसे पोटेशियम पो, सोडियम सो, कै, मैं, ए, जी, लो यानी लोहा तो आयरन, टी यानी टीन स्टैनम एसएन, कोसो कैमे एजी लोटी, लेहा लेड हाइड्रोजन, लेहा तापा तांबा, पारा मरकरी, चांदी, सोना प्लेटिनम, पीटी, ऐसे। तो इस तरीके से आप बोलते जाना, 1-2 बार लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा। ये याद रहना चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसे 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 आप ऊपर की तरफ जाओगे, क्रियाशीलता बढ़ेगी कि घटेगी, ये बताओ। बढ़ेगी, ध्यान रखना। इस क्रियाशीलता श्रेणी में हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। और इसी का उल्टा ऐसे भी कह सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। आई बात समझ में? अच्छा, हमसे अगर पूछा जाए कि ऊपर के जो ये कुछ मेटल्स हमको दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो सबसे अधिक मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या है ये, देखो क्या लिखा गया है, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये सब जो दिख रहे हैं मतलब बहुत हाई रिएक्टिव है। ये थोड़ा सा मॉडरेट वाले हैं, मतलब ना तो इनका बहुत हाई है ना बहुत लो है। और ये सब क्या है, आई बात समझ में? हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे दे देगा लेड पीवी दे दिया, और आपसे पूछेगा कि इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है या कम है। तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे लेड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम। ये बात समझ में? हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन से नीचे कौन है और हाइड्रोजन से ऊपर कौन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ये तीर का चिन्ह समझ में आ रहा है? क्या लिखा, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब इसके ऊपर जितने सारे मेटल हैं, इसके ऊपर जितने सारे मेटल हैं, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और इसके नीचे जितने मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। आई बात समझ में? कितने लोगों को ये समझ में आ गया, इसका क्या, इस टेबल में क्या है, कैसे समझेंगे? क्लियर है सबको? तो अगर ये समझ में आ गया तो इसको जो है सो कि हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। तो पहले इसके बारे में लिख लीजिए, फिर वो टेबल बनाइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रियाशीलता श्रेणी लिखना जरा, लिखो। धातुओं की ऐसी श्रेणी
धातुओं की ऐसी श्रेणी जिससे जिससे यह ज्ञात होता है या पता चलता है कि कोई अन्य धातु कोई धातु धातुओं की ऐसी श्रेणी जिससे यह पता चलता है कि कोई धातु अन्य धातुओं से कितना कम या कितना कम या अधिक अभिक्रियाशील है, कॉमा क्या कहलाता है जी? क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। इसको नोट करेंगे आप, क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। और इसके बाद हम लोग वो टेबल नोट करेंगे, ठीक है? चलो जल्दी लिखो। इसको चिन्हित जरूर कर लेना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है शायद बड़ा बड़ा कर दीजिए, ऐसा कुछ कह रहे हो? ये मरकरी का mg नहीं होता है, hg होता है। ये देखो इधर कुछ लिखा हुआ है तीर का चिन्ह नीचे लगा के, क्या लिखा गया बताओ? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? ऐसे। वाह, ऐसे तीर का चिन्ह नीचे बना सकते हो, ऐसे आप लाइन से बना लेना और बगल में लिख लेना कि, हाँ बोलो, क्या कर दे? हाँ लिख रहे हैं ऊपर से। देखो हम लिखते हुए भी नीचे ही जा रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। ये लिखते लिखते तुम भी पूरा नीचे आ जाना। आई बात समझ में? ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बताओ? ये क्या लिखा है? मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ से ऊपर वो धातु हैं, बस इसको इंग्लिश में लिख लो, इसका कुछ खास ये नहीं है। मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसका ये मतलब हुआ कि इसके ऊपर वो धातु हैं जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं, और इसके नीचे वो धातु हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम है। चलो भैया, तो रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया? अरे बोलो। हाँ, तो अभी हम लोग अब समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलो? देखो सबसे पहले तो ये कहूंगा, इसका नाम इतना है ना हिंदी में कि बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हो इसको, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हो, उसके बाद इसको तुम एकल विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हो। तो तीन नाम तो ऐसे ही हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत करना, इसलिए सब बता दे रहा हूँ, बोल के सुना दे रहा हूँ, ध्यान रखना। रिएक्शन देखो, देख के पता चलेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया FeSO4 फेरस सॉल्फेट, दिखाई दे रहा है? क्या लिया जल्दी बताओ? FeSO4 फेरस सॉल्फेट, ठीक है। इसके इसके साथ क्या करो, रिएक्शन में डाल दो, तुम डाल दो जिंक को। किसको डाल दो? जिंक को डाल दो। अब जैसे ही जिंक डालोगे ना, ध्यान से सुनो, जैसे ही जिंक डालोगे ना, ये जिंक क्या करता है, आयरन को यहाँ से हटा देता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो ZnSO4 बनता है, और आयरन को इसके घर से निकाल के कहता है भाई तू निकल, चल हट,
आई बात समझ में? तो क्या हुआ, ये तो वही बात हो गया कि आप बैठे हुए और कहा कि आपके जगह से हटा के वो दूसरा कोई आके बैठ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, विस्थापन ही तो है। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस, एक एलिमेंट क्या करता है, किसी का स्थान को ग्रहण करता है, ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में कोई जो दूसरा एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसके जगह पे कोई दूसरा आता है और उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है। और जब भी ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है ना बउआ, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में? तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को उसका स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और उसके ऊपर स्वयं बैठ जाता है, क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आई बात समझ? समझ जाओगे तो सोच सोच के याद भी नहीं रहेगा, तो नाम से समझ के खुद से लिखना भी शुरू कर दोगे, कुछ लिख दोगे। आई बात समझ में? इसलिए समझने के लिए बार बार बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो हेडिंग लगाओ, समझ में आया कि नहीं है? और भी हो सकता है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो अभी आप पूछ सकते हो कि सर रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ाया, इसका क्या यूज है, इसमें क्या यूज था? तो बताता हूं। अब मान लो कि हमको FeSO4 के साथ जिंक डाला गया, तो हमको पता चला उस रिएक्टिविटी सीरीज से कि जिंक ऊपर था, आयरन नीचे था। दिखाना पड़ेगा, कॉपी में है, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज से हमको ये पता चलता है कि जिंक की अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिंक आयरन को हटा सकता है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप दरवाजे में बैठे हुए, द्वार में बैठे हुए हो, और शाम को ड्यूटी से पापा जी आ गए करके, तो क्या करोगे? कुर्सी छोड़ के खड़े नहीं हो जाओगे? क्यों? क्योंकि वो तुम पे हावी है, तुमसे बड़े हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, परिवार को चलाते हैं, एज ए लीडर है, ज्यादा रिएक्टिविटी है उनकी, ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ज्यादा क्रियाशीलता है, ज्यादा काम करते हैं। अरे बोलो हाँ ना? सही है कि नहीं है? तो आप चेयर खुद के फट से हो जाएंगे। अब वही आप जैसो कि क्या बोलते हैं, पापा जी कुर्सी पर बैठे हो और आप खेलने गए और खेल के आ जाए, पापा जी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी उनसे ज्यादा नहीं है। इस थोड़े कहोगे हम बहुत खेल कर बनी बाबू जी, हाँ पता नहीं, हटी हटी हमारा कुर्सी दी। आप नहीं कर सकते, हटवे नहीं करेंगे, वो कहेंगे हैं ये कब से होने लगा? तो लो, सुनो, तो लेस रिएक्टिव मेटल, एक कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता। तो यही रिएक्शन अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं, उस रिएक्टिविटी से इसका फायदा क्या है कि अगर मैं ZnSO4 लिख दूं और इसमें अगर आयरन डाल दूं ना, आयरन डाल दूं ना, तो देयर इज नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे पता चलेगा कि कौन किसको हटा सकता है, कौन किसको नहीं हटा सकता है। ध्यान से सुनना। और यही अगर ZnSO4 ले लेना, देखो मजा, देखो इसकी कहानी का, यही जिंक ZnSO4 है, जिंक सल्फेट है, और इस भाई साहब के अंदर अगर हम सोडियम डाल देना, तो सोडियम इसका भी पप्पा है, आयरन का पप्पा जिंक है, जिंक का पप्पा भी सोडियम है, और बाप का बाप दादा होता है। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। तो सोडियम यहां से हटाएगा और बनाएगा Na2SO4, क्या बनाएगा? और प्लस क्या, जिंक को यहां से हटा देगा। ये बात समझ आई? तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये तो यहां से पता चलेगा। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हटा सकता नहीं हटा सकता, ये भी पता चलता है। आई बात समझ में? तो कई बार ऐसे रिएक्शन देगा जो होगा ही नहीं, और आपको दे दिया रहेगा कि यहाँ पे बताओ कि क्या बनेगा प्रोडक्ट वगैरह, या भरने के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, कब रिएक्शन होगा कब रिएक्शन नहीं होगा, कौन किसको हटाएगा किसको नहीं हटाएगा, ये कहाँ से पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। अब समझ में आया? इसको पढ़ाने से पहले वो क्यों पढ़ाए हैं? कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग सबसे बाद में नोट करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखो फिर ये नोट करना। विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं, एक और नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोल सकते हो। तो लिखना इसके बारे में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें कोई तत्व जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है, कॉमा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है, कॉमा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये डेफिनेशन लिखो और ये एग्जाम्पल लिखो, तीनों लाइन लिखना, तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। और इस क्रॉस का क्या मतलब है? रिएक्शन नहीं हो रहा है। सुनना, इधर देखो जरा, ये रिएक्शन आपने लिख लिया। एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ रिएक्शन में और लिख रहा हूं। एक बात बताओगे, जो हम लोगों ने क्रियाशीलता श्रेणी लिखा था उसमें बहुत से ऐसे धातु थे, बहुत से ऐसे मेटल थे जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी क्या थी, अधिक थी, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये मैं 3 एसिड लिखता हूँ, याद कर लो, अगले चैप्टर में काम भी आएगा। HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक ये हो गया। एक और एसिड दे रहा हूं H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलते बोलते याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो। HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। नहीं दिया? अब इसमें क्या करो, जिंक डाल दो। क्या डालो? और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ ये जिंक और HCl का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें कौन है, हाइड्रोजन है। इस अम्ल में हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो अगर हाइड्रोजन है और जिंक जो आता है वो हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे है, तो जिंक हाइड्रोजन को यहां से हटा सकता है। और हटाएगा तो जाके जिंक जुड़ेगा क्लोरीन के साथ, तो बनाएगा ZnCl2। क्या बनाएगा? और यहाँ पे जब हाइड्रोजन वहां से निकलेगा तो बनेगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? चलो अब इसमें जिंक डाल दो जरा, देखो कितना सारा रिएक्शन लिख सकते हो। जब यहाँ जिंक जाएगा तो जिंक का क्रियाशीलता हाइड्रोजन ज्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ से भी हटाएगा और बनाएगा ZnSO4 और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में? यहाँ भी जिंक डाल दो तो यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा देगा, बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? तो ये वैलेंसी याद होना चाहिए, नाइट्रेट का 1 बताए थे, जिंक का 2 याद रखना, तो 2 यहाँ पे आएगा। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस और एक क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस करने आता है, अब बैलेंसिंग कर लोगे। तो नहीं दे रहा है तो कहोगे सर हाइड्रोजन से सिर्फ जिंक ही तो अधिक क्रियाशील नहीं है, कुछ और भी ले सकते हो। तो आप खुद ही सोचो कि अगर मैं 3 रिएक्शन जिंक को लेकर के लिख रहा हूं तो क्या आप और नहीं ले सकते हो? इसी एसिड यही रखो, HCl यही रखो, इसके साथ सोडियम का रिएक्शन करा दो, तो सोडियम भी तो हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस H2। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्या बनेगा। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, अब सोचो कि ऐसे कितने रिएक्शन आप लिख सकते हो,
बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो अभी तक जो हम पढ़े हैं ना, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसके बेस पे अगर देखा जाए तो उसमें अगर कोई रिएक्शन मुझे दिख रहा है जो इस टाइप का हो अगर, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली। जैसे ध्यान से देखो, दिख जाएगा आपको। इसमें कोई ऐसा रिएक्शन ढूंढो जो विस्थापन अभिक्रिया हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है मुझे कि आप लोग बता रहे हो। अरे वाह, एक और मिल गया। एक तो आप ये कह रहे हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और ये भी कह रहे हो। अब आ रहा है समझ में? तो मैंने बोला था जितने भी रिएक्शन होंगे ना उसको कुछ ना कुछ टाइप ना आ जाएगा, उसका नाम कुछ ना कुछ है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये कौन सा रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं बताओ तो? हाँ, संयोजन अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है। ये बताओ नीचे वाला? ये वियोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बच गया ये वाला। आगे जब पढ़ेंगे वे और टाइप्स हैं, वो भी आ जाएगा। यही बता दोगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, इसको क्या बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये आगे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। क्या बोलो? तो खैर अभी नहीं पढ़े हैं तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी मुझे, लेकिन ये ध्यान रखना आप सारे रिएक्शंस को बताओगे धीरे धीरे, भरोसा रखो बस। कोई दिक्कत? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इनको भी कॉपी में नोट डाउन कर ले। जल्दी करो। इन तीनों के नाम आपको पता है कि मैं लिख दूं? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल, इसका क्या नाम है बताओ? सल्फ्यूरिक फ्यूरिक अम्ल। और नीचे वाला क्या है? नाइट्रिक अम्ल। आप कहीं साइड में लिख लेना, ये तीर के ऊपर नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। नीचे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कि नीचे जगह होगा तो HCl का नीचे लिख लेना, H2SO4 के नीचे लिख लेना, HNO3 के नीचे लिख लेना। हाँ, देखो अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बोलो? डबल का मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो अभी जो हो रहा था उसमें ध्यान से सुने होगा तो मैंने बोला था एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल का मतलब एक। तो जब एक चीज अगर डिस्प्लेस होता है तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोल के निकल जाते हैं। लेकिन अगर दो चीजें डिस्प्लेस होती है ना अपने जगह से, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले रिएक्शन देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा, तभी डेफिनेशन भी समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, हालांकि ये रिएक्शन आपको पहले भी बताया था जब मैंने अवक्षेप की बात करी थी, प्रेसिपिटेट की बात करी थी। AgNO3 प्लस NaCl, याद आया कुछ? तो ये जब रिएक्शन करता है ना तो क्या बनाता है? NaNO3 और प्लस AgCl। क्या बनता है ये? और AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है। और प्रेसिपिटेट के लिए, PPT के लिए तीर का चिन्ह कहाँ रहता है? नीचे। आई बात समझ? अब सुनना ध्यान से जो कहानी बता रहा हूँ। तो सवाल ये है कि सर इसको क्या हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं? अगर अवक्षेप बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हो? आंसर है हाँ, बोल सकते हो। इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हो, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि कोई इसका और नाम भी है क्या? तो आंसर है हाँ, एक और नाम है, दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है, नाइट्रेट के ऊपर माइनस है, क्लोरीन के Ag के ऊपर प्लस है। तो अब देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ है, Ag प्लस को यहाँ से हटा दिया है कौन? Na प्लस, और वो आकर के जुड़ गया यहाँ पे। तो Na प्लस यहाँ से हटा, इसको Ag प्लस यहाँ से हटा, Na आ गया। NO3 के बगल में देखो, NO3 के बगल में कौन आ गया? Na। और ये कहाँ चला गया? इसके जगह पे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट एक जगह इस बार नहीं हुआ, दो जगह हुआ। पिछले वाले रिएक्शन में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट देखो सिर्फ एक जगह हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है और बाहर निकल जा रहा है। हाइड्रोजन की जगह पे कौन चला गया? जिंक चला गया। तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है? जबकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हो रहा है। आया समझ में?
तो जब डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह होना तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? या इसी को ऐसे कहते हैं कि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि अदला बदली करना, लेन देन करना। एक बात समझ में, अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें एक टॉपिक है शायद, बहुत पहले एक चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय, एक्सचेंज का हिंदी होता है विनिमय, आदान प्रदान करना, लेन देन। तो पहले ऐसा होता था कि जैसे हमारे पास अगर गेहूं है और आपके पास चावल है, मतलब दो वैसे लोग हैं जो एक दूसरे के जरूरत का सामान रखते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, मुद्रा प्रणाली नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो वैसे ही चलता था कि अगर मेरे को गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल है, सिर्फ चावल ही है, तो मैं क्या करूंगा? वैसे इंसान को ढूंढूंगा जिसके पास क्या हो, यही बात समझ में, ऐसा आदमी को ढूंढूंगा जिसके पास गेहूं हो और उसको चावल की जरूरत हो। ऐसा भी होना चाहिए। अब उसके पास गेहूं है लेकिन उसी को गेहूं का जरूरत है, तो काहे देगा? बात समझ में आ रहा है? तो खैर उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे ये करना है कि जैसे आपके पास गेहूं ढेर सारा है, मेरे पास चावल ढेर सारा है, ढेर सारा है। तो अभी क्या हुआ कि मैं चावल लेके आ गया और आपसे एक्सचेंज कर लिया, 1 kg चावल दिया, 1 kg गेहूं लिया। आपका भी चावल खाने का मन था, आप चावल खा लिया, हमारा मन था गेहूं से रोटी बनाने का, रोटी बना लिए, दोनों खुश है। तो पैसा नहीं था तो ये समस्या था कि वो जरूरत के अनुसार ढूंढना पड़ता था। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा शब्द निकल के आता है, विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान। ये पहले बहुत होता था, अब नहीं होता ये, क्योंकि अब तो पैसे से सब कुछ हो जाता है। तो इसको मुद्रा प्रणाली आप कहते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस नाइट्रेट ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसको मैं गुलाबी गुलाबी कर रहा हूं, इस नाइट्रेट ने और इस Cl माइनस ने, इन दोनों माइनस वाले ने आपस में कुछ बातचीत करी हो और कहा हो कि देखो यार, हमको ना Ag प्लस से मन भर गया है। तो Cl कह रहा है कि हमको Na प्लस से ही मन भर गया है, एक काम करो, तुम ले जाओ उसको दे जाओ। नहीं होता है कि कुछ कुछ एक ही चीज खाते खाते आपका मन भर गया, तो होता है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, अरे बोलो, कि Cl माइनस क्या बोला कि तुम मेरा Na प्लस ले जाओ, तो नाइट्रेट क्या बोला, तुम मेरा Ag प्लस ले जाओ, और वही क्रम उधर हुआ है। तो इसने ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ, ध्यान रखना। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द रिएक्शंस, मतलब एक वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें इन विच टू कंपाउंड्स, जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दो अदर कंपाउंड बनाते भी हैं। ये जो दो बने हैं इन दोनों से नए हैं, अलग हैं, बाई कैसे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। क्या करते हैं वो, एक दूसरे के साथ परस्पर क्या करते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज। भैया तुम मेरा दो, मेरा दो, मेरा लो, अपना दो, मेरा लो, अपना दो। तो बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज एटम्स और ग्रुप्स, तो या तो एटम का एक्सचेंज होगा या ग्रुप का एक्सचेंज होगा ऑफ एटम्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में? तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग आए हाथ उठाओ। तो रिएक्शन देख के पकड़ लोगे ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, ये पकड़ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सुनाई दिया? एक और चीज देख लो, दिखा देता हूं। जैसे मान लो HCl ले रहा हूं और यहाँ पे ले रहा हूं NaOH। इधर देखना जरा बालक, ओ विद्यार्थी, देख भैया इधर, Cl पे माइनस, H पर प्लस, Cl पर माइनस, H पर प्लस, Na पर प्लस, OH पर माइनस। जब ये रिएक्शन करता है ना तो ये ऐसे हो जाता है, NaCl, और बताओ H2O बनता है। तो Na प्लस किसके साथ चला गया, Cl माइनस के साथ, और H प्लस किसके साथ आ गया, OH माइनस के साथ। तो ये मिलके बना लिया H2O, आई दोनों मिलके बना लिया NaCl। नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, तो हम कहेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखना कि किसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। सुनाई दिया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेडिंग लगाना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
अच्छा, इसको एक और बोला जाता है, या एक संस्कृत का शब्द है उभय। उभय का मतलब होता है दो। आप अगर कारक पढ़ोगे ना, तो उसमें जब उसके रूल्स पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा उभयतः परितः सर्वतः योगे द्वितीय च। तो वहां पे आपको मिलेगा यह शब्द थोड़ा सा सुनने को। तो उभय का मतलब क्या होता है? दो। हाँ, दोनों ओर ऐसे, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, या उभय विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ लिख लेना, अभिक्रिया हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो यौगिक जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का विनिमय 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 समझ जाओगे ना? हाँ, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, आदान प्रदान, लेन देन, कुछ भी लिख लो ऐसे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का विनिमय करके नए गुण वाले दो यौगिक का निर्माण करते हैं। दो यौगिक का क्या कहलाता है? कॉमा, द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो अभी बस इसका एग्जाम्पल लिख लो जो मैंने लिखवाया था, सुने जरा, लिखो एग्जाम्पल लिखो। क्या लिखवाया था बताओ? नहीं बताओगे? एजी का मतलब एक बच्चा हमको बताया था, AgNO3। बताओ 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 क्या लिखे? NaCl ना? क्या होगा बताओ? NaNO3 और प्लस AgCl। तो ये एक एग्जाम्पल लिख लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये रिएक्शन है BaCl2 प्लस H2SO4। क्या प्रोडक्ट बना सकते हो आप? मुझे लगता बना दोगे तुम। बेरियम के साथ सॉल्फेट आ जाएगा, BaSO4, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा HCl। क्या बनेगा? बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। आया समझ? ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई दिक्कत? चलो, तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।